इस ई व्याख्यान के माध्यम से हम पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद से हम क्या समझते हैं और पूंजीवाद का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि पूंजीवाद से हमारा क्या अभिप्राय है। पंद्रहवीं शताब्दी के अंत में यूरोप में जो नई अर्थव्यवस्था उभर रही थी उसे पूंजीवाद कहा जाता है। पूंजीवाद एक संस्था से अधिक एक लोकाचार है। पूंजीवाद के लोकाचार का मूल मंत्र है अधिक से अधिक धन की अदम्य भूख। एक पूंजीवादी धन अर्जित करने को ही जीवन का साध्य मानता है। वह साधन की चिंता नहीं करता, बल्कि वह तो धन का अर्जित करने को ही नैतिक एवं शुद्ध इच्छा मानता है। पूंजीवाद का आधार है अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन और उत्पादन के साधनों यथा पूंजी एवं उपकरण पर व्यक्तिगत स्वामित्व। तो इस प्रकार से पूंजीवाद का अर्थ हमें समझ में आ जाता है कि इसका आधार है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना, अधिक से अधिक धन की भूख और बड़े पैमाने पर उत्पादन करना और उत्पादन के सारे साधनों तथा पूंजी और उपकरणों पर व्यक्तिगत स्वामित्व। इस प्रकार की परिभाषा पूंजीवाद की है। पूंजी पर आधारित अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर उत्पादक का स्वामित्व नहीं होता है, बल्कि उत्पादक यानी श्रमिक से नगद मूल्य के बदले उसका श्रम पूंजीपति द्वारा खरीद लिया जाता है। जबकि अब एक प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत कारीगर स्वयं अपने साधनों से उत्पादन करता था और सीधे ही या श्रेणियों के द्वारा उपभोक्ता को बेचता था। पूंजीवाद में यह कारीगर अब श्रमिक बन जाता है, जिसके पास अपने कोई साधन नहीं होते, सिर्फ श्रम ही उसकी आजीविका का साधन होता है। साधारणतः उद्यमकर्ता कारीगरों को उत्पादन में उनके द्वारा लगाए गए श्रम के केवल कुछ भाग के लिए पारिश्रमिक देकर शेष अपने लिए रख लेते हैं। उद्यमकर्ता इस प्रकार जिस श्रम को चुरा लेता है वह अतिरिक्त या बैशी श्रम कहलाता है। बैशी श्रम द्वारा उत्पादित और बाद में बेचा गया तैयार माल उद्यमकर्ता को अतिरिक्त मूल्य अर्थात मुनाफा या लाभ देता है, जिसके द्वारा उद्यमकर्ता मजदूरी करने वाले मेहनत कशों पर अपनी सत्ता स्थापित करता है। उद्यमकर्ता दस्तकारों और ग्रामीण कारीगरों के काम में जो धन लगाता है वह पूंजी बेशी मूल्य लाने वाले धन कहलाता है और स्वयं इस तरह उद्यमकर्ता पूंजीपति कहलाता है। बेशी मूल्य पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का एक आवश्यक लक्षण है। पूंजीवाद को कई विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। लॉक्स ने पूंजीवाद को आर्थिक संगठन की ऐसी प्रणाली बताया है जिसमें मानव निर्मित तथा प्रकृति प्रदत्त पूंजी पर निजी स्वामित्व होता है तथा जिसका लाभ के लिए उपयोग होता है। एम गोल्डमैन के अनुसार किसी भी समुदाय को पूंजीवादी कहा जा सकता है यदि वह परंपरागत कृषि, शिकार एवं मछली पालन की अवस्था से ऊपर निकल गया हो तथा उत्पादन वृद्धि के लिए पूंजीगत उपकरणों का प्रयोग कर रहा हो।
J.A. हॉब्सन के अनुसार पूंजीवाद को एक ऐसी व्यवस्था कहा है जिसमें नियोजक या नियोजकों की कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर व्यवसाय का संगठन किया जाता है और वे अपनी संचित संपत्ति का उपयोग लाभ कमाने के उद्देश्य से परिवर्धित परिणाम में उत्पादन करने के लिए कच्चा माल, उपकरण और श्रम खरीदने के लिए करते हैं। पूंजीवाद की एक परिभाषा यह भी दी जा सकती है कि पूंजीवाद वह व्यवस्था है जिसे बड़े पैमाने पर व्यवसाय का गठन किया जाता है। संगठनकर्ता एक ही व्यक्ति हो सकता है अथवा एक से अधिक व्यक्तियों का संस्थान। शर्त यह है कि संगठनकर्ता के पास अर्जित या संचित धनराशि पर्याप्त होनी चाहिए जिससे वह कच्चा माल तथा उपकरण की व्यवस्था कर सके एवं मजदूरी भुगतान करके श्रमिक जुटा सके। ऐसे व्यवसाय का उद्देश्य होगा संपत्ति का परिवर्धित परिमाण में उत्पादन करना जिसमें उसका मुनाफा अंतर्निहित होगा। पूंजीवाद का विकास उन देशों में पहले शुरू हुआ जो शासन की दृष्टि से अपेक्षाकृत उदार थे। निरंकुश राज्य से संबंधित शोध से अब यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य जितना अधिक निरंकुश हुआ उतना ही प्रभुत्वशाली वर्गों के हितों का रक्षक बना। जिन देशों ने पूंजीवाद के विकास में नेतृत्व प्रदान किया वहाँ या तो निरंकुश राजतंत्र का विकास ही नहीं हुआ जैसे नीदरलैंड में, अथवा वहाँ के राजतंत्र का स्वरूप ऐसा था कि वहाँ यूरोप के अन्य भागों के समान कठोर नौकरशाही एवं सैनिक तंत्र का विकास नहीं हुआ जैसे कि इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी एवं 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पूंजीवाद का पर्याप्त विकास हो चुका था। इस युग में इंग्लैंड यद्यपि एक कृषि प्रधान देश अवश्य बना रहा, किंतु शनै शनै अपना विदेशी व्यापार व विदेशों में स्थित बस्तियों को इतना अधिक बढ़ाता जा रहा था कि देश के आर्थिक ढांचे में किसी भी समय एक महान परिवर्तन आ सकता था। आगे हम बात करते हैं पूंजीवाद के मुख्य लक्षणों की। पूंजीवाद का सबसे मुख्य लक्षण है निजी संपत्ति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन जैसे कि भूमि, पूंजी आदि पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह कानूनी तरीके से अपना कारखाना या कृषि फार्म या खान स्थापित कर सकते हैं और उनको संचालित कर सकते हैं। इस अर्थव्यवस्था में सामान्यतः सरकार निजी संपत्ति के अधिकार की रक्षा करती है, यथा निजी संपत्ति के स्वामी ही इसका उपयोग तय करते हैं। सरकार गैर कानूनी ढंग से प्राप्त संपत्ति पर रोक लगाती है। इस व्यवस्था में बचत को बढ़ावा मिलता है। पूंजीवाद का दूसरा मुख्य लक्षण है उत्तराधिकार या विरासत। निजी संपत्ति का स्वामी अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति किसी भी उत्तराधिकारी को देने का अधिकार रखता है और वह उत्तराधिकारी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है। निजी संपत्ति के अस्तित्व को निरंतर बनाए रखने के लिए उत्तराधिकार की व्यवस्था आवश्यक होती है। इससे पूंजीवाद को स्थायित्व मिलता है। तो यह इसका दूसरा मुख्य लक्षण है उत्तराधिकार या विरासत का। तीसरा है उद्यम की स्वतंत्रता। इस प्रणाली में व्यवसाय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। उत्पादन में भाग लेने वाले के रूप में व्यक्ति जिस तरह चाहे, जब चाहे और जहां चाहे आजीविका कमा सकता है। वह चाहे तो अपनी शक्तियों को अकेले उपयोग करें अथवा किसी दूसरे के साथ मिलकर साझेदारी करें या निगम का अंग बन जाएं या किसी अन्य प्रकार के धंधे में लग जाएं।
श्रमिक के संदर्भ में उद्यम की स्वतंत्रता का अर्थ है व्यवसाय या काम धंधा चुनने की स्वतंत्रता, लेकिन यह अवसर की उपलब्धता द्वारा सीमित होता है। व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता रखता है। हालांकि साधनों व योग्यता के अभाव में सबको इसमें आवश्यक सफलता नहीं मिलती है। सबको अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय नहीं मिल पाता है। साधनों की परिसीमा एवं व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा इस स्वतंत्रता को सीमित करती है। तो इसमें तीसरी जो मुख्य लक्षण है वो है उद्यम की स्वतंत्रता का। चौथा जो मुख्य लक्षण है वो है उत्पादन में निजी लाभ का उद्देश्य। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ के उद्देश्य से संचालित होती है तथा प्रत्येक उद्यमी अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। उद्यमकर्ता उत्पादन के साधनों को इस प्रकार संगठित करते हैं कि उनकी सहायता से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं द्वारा उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। लाभ के उद्देश्य के बिना निजी व्यापार नहीं हो सकता और निजी व्यापार के बिना पूंजीवाद का अस्तित्व नहीं रह सकता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, निजी व्यापार और पूंजीवाद। निजी व्यापार ही एक तरीके से पूंजीवाद हैं और दोनों का एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं बना रह सकता। उत्पादन का साधन उस स्थान व उपयोग में लगाया जाता है जहां पर उसका प्रतिफल सर्वोच्च हो। इस प्रकार की व्यवस्था पूंजीवाद में रहती है कि उत्पादन का साधन ही उस स्थान पर लगाया जाता है, उस स्थान पर उपयोग में लिया जाता है उस साधन को जहां से उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। जैसा कि हमने पूर्व में समझाया जा चुका है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना और धन की अदम्य भूख ही पूंजीवाद का अर्थ है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। लाभ की प्रेरणा और उपभोक्ता की पसंद परस्पर जुड़े हुए हैं। लाभ उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में अधिक मिलता है जिन्हें उपभोक्ता अधिक पसंद करते हैं। अतः पूंजीवाद के संदर्भ में यह कहा जाता है कि उपभोक्ता एक राजा होता है। वह बाजार में किसी भी वस्तु व वस्तु निर्माण के भाग्य का निर्णय करता है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिन्हें उपभोक्ता अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका मुनाफा अधिक होता है। इस प्रकार पूंजीवाद में उद्यम की स्वतंत्रता, लाभ प्रेरणा व उपभोक्ता की सार्वभौमिकता तीनों परस्पर एक दूसरे से मिले हुए पाए जाते हैं, अर्थात तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। उद्यम की स्वतंत्रता, लाभ की प्रेरणा व उपभोक्ता की सार्वभौमिकता, क्योंकि इस थ्योरी में उपभोक्ता की पसंद और नापसंद के आधार पर ही तैयार माल की खपत होती है और उपभोक्ता ही इसमें पूंजीवाद में एक राजा होता है। कुछ लोग उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पर यह कहकर संदेह प्रकट करते हैं कि उपभोक्ता की आमदनी सीमित होने से उसकी तथाकथित सार्वभौमिकता काल्पनिक रह जाती है। वह विज्ञापन आदि देखकर उत्पादित माल में से चुनाव करता है, इसलिए सार्वभौमिकता उसकी नहीं बल्कि उत्पादक की होती है। इन दो तर्कों को समझने की बात है। पहला तो यह है कि उपभोक्ता की आमदनी सीमित होने से उसकी तथाकथित सार्वभौमिकता काल्पनिक रह जाती है।
अगर उपभोक्ता की आमदनी नहीं है तो वह तैयार माल को खरीदने में असमर्थ रहेगा, इसलिए उसकी सार्वभौमिकता पर यह प्रश्न चिन्ह है। दूसरा है कि वह विज्ञापन आदि को देखकर ही उत्पादित माल में से चुनाव करता है। जो भी उसको वस्तु दिखाई जाती है उसी का वह चुनाव करता है, इसलिए उसकी सार्वभौमिकता नहीं रही बल्कि सार्वभौमिकता उत्पादक की रही। इन तर्कों में कुछ सार अवश्य हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपनी सीमित आमदनी व विज्ञापन आदि के बावजूद उपभोक्ता चाहे तो किसी भी वस्तु को नापसंद कर सकता है, जबकि अनेक उपभोक्ता ऐसा करते हैं, तब उस वस्तु का भावी उत्पादन अवश्य प्रभावित होता है। इस प्रकार उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिन्हें उपभोक्ता चाहते हैं। तो इसमें हमें समझ में आ गया होगा कि पूंजीवाद में उपभोक्ता ही राजा हैं और उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिन्हें उपभोक्ता चाहते हैं। अंतिम जो पूंजीवाद का मुख्य लक्षण है वो है प्रतिस्पर्धा। उपभोक्ता में स्पर्धा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वस्तुएं प्राप्त करने के लिए होती हैं, जबकि विक्रेताओं में स्पर्धा ग्राहक पकड़ने के लिए होती हैं। समस्त क्रेता एवं समस्त विक्रेता मिलकर साधनों एवं वस्तुओं के भाव निर्धारित करते हैं। अकेला क्रेता या विक्रेता के कार्य कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा जहां एक ओर उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक होती हैं, वहीं दूसरी ओर असीमित निजी लाभ के तत्वों पर भी अंकुश लगाती हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप उत्पादन में कार्यकुशलता भी आती है। तो इस प्रकार से हमने इस व्याख्यान में देखा, पूंजीवाद के मुख्य लक्षणों की बात की, जिसमें निजी संपत्ति का दूसरा उत्तराधिकार या विरासत, तीसरा है उद्यम की स्वतंत्रता, चौथा है उत्पादन में निजी लाभ का उद्देश्य जिसको कि सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। कोई भी उद्यम लगाने में, व्यवसाय लगाने में है, उसमें स्थान और उपकरणों को या साधनों को उस स्थान पर लगाया जाता है जहाँ पर अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके। लास्ट है एक अगला जो पॉइंट है वो है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का, जिसमें बताया गया है कि उपभोक्ता ही जो है राजा होता है, उसकी पसंद नापसंद के अनुसार ही उत्पादित माल की खपत होती है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा का। प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता में स्पर्धा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुएं प्राप्त करने की होती हैं, जबकि विक्रेताओं में स्पर्धा ग्राहक पकड़ने के लिए होती हैं। तो इसमें हमने देखा कि क्रेता और विक्रेता मिलकर ही साधनों एवं वस्तुओं के भाव निर्धारित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति या क्रेता विक्रेता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बिना एक दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से हमने पूंजीवाद के उदय के बारे में अध्ययन किया, पूंजीवाद के मुख्य लक्षणों के बारे में अध्ययन किया, पूंजीवाद क्या है इसके अर्थ के बारे में हमने अध्ययन किया कि यह 15वीं शताब्दी की एक नई अर्थव्यवस्था थी यूरोप में, जिसे पूंजीवाद का नाम दिया गया। और यह इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवादी केवल धन अर्जित करने को ही जीवन का लक्ष्य मानता है, जीवन का साध्य मानता है। वह किसी साधन की चिंता भी नहीं करता, बल्कि वह धन का अर्जित करने को ही नैतिक एवं शुद्ध इच्छा मानता है।
अर्थात पूंजीवाद का जो आधार है वह है कि अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन और उत्पादन के साधनों जैसे कि पूंजी उपकरण पर व्यक्तिगत स्वामित्व, यह इसका मूल आधार है पूंजीवाद का। थैंक यू।